हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आरशी डिजिटल पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम हमारा जो 7वां अध्याय चल रहा है भिन्न, उसका हम आखिरी पाठ करेंगे जो पेज नंबर 180, 81, 82 से आगे का है। इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी बताई गई है भिन्न के इतिहास को लेकर, और एक मज़ेदार सी पहेली भी है जो हम अब स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मेरी एक स्टूडेंट है जिसका नाम साध्वी है, जो बेगूसराय ज़िले के एजनी गांव से बिलोंग करती है। साध्वी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट बहुत अच्छा करते हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, साथ में वीडियो भी देख रहे हैं, और उसके साथ आप साथ में सवाल भी कर रहे हैं। भगवान करे आप पूरे के पूरे नंबर अपने मैथ्स में लेके आए। जितने नंबर आए मुझे बताना। और एक और बच्चा है, एक और स्टूडेंट है मेरा, मुझे उसका नाम नहीं पता, वो कहाँ से मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन वो भी मेरी सारी वीडियो देखता है और उसके साथ वो सीख रहा है। वो भी बहुत मेहनती बच्चा है। बाकी मेरे सभी स्टूडेंट्स जिनके बारे में मैं बहुत नहीं जानती, आप सभी मेहनत करते रहे, पढ़ते रहे, और भगवान करे आप सबके पूरे नंबर आए। आप मैथ्स में 100/100 नंबर अपने लेके आओ। चलो आज का हम स्टार्ट करते हैं। एक चुटकी इतिहास, कि इसमें भिन्न, एक चुटकी इसका मतलब भिन्न इतिहास बहुत बड़ा होता है, तो भिन्न से संबंधित क्या क्या हमें इतिहास पता है, सारी वही पुरानी बातें हैं। क्या आप जानते हैं प्राचीन भारत में भिन्न को क्या कहा जाता था? संस्कृत में इसे भिन्न कहा जाता था, जिसका अर्थ है टूटा हुआ। भिन्न मतलब कि कोई चीज टूट गई है, ठीक है। इसे भाग या अंश अर्थात भाग या खंड भी कहा जाता है। होगा तो ये देखो, कोई हम चीज़ है, इसको हमने मान लो एक क्या कहते हैं, एक पत्थर है गोल, उसको हमने आधा तोड़ दिया, तो ये 1/2, तो ये टुकड़ा ही हुआ ना इसका। और इसको हम अंश ही कहते हैं। अंश मतलब हिस्सा, एक पीस, एक टुकड़ा, ठीक है, वो कहा करते थे संस्कृत में। आज हम जिस प्रकार से भिन्न लिखते हैं उसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी, यानी जैसे हम भिन्न बटे में लिखते हैं ना, उसकी उत्पत्ति भारत में ही हुई थी। प्राचीन भारतीय गणितज्ञ ग्रंथ जैसे बख्शाली पांडुलिपि, जो लगभग 300 ईस्वी में जब वे 1/2 लिखना चाहते थे तो वे इसे 1/2 के रूप में लिखते थे। कहने का मतलब ये है, जैसे हम 1/2 एक लंबी लाइन खींच के ऐसे लिखा करते थे, तो जब उन्होंने भिन्न स्टार्ट किया वो इसको बिना लाइन खींचे ऐसे लिखा करते थे। पता नहीं कैसे समझते थे, लेकिन इसमें तो कंफ्यूजन हो जाए, हमें तो लगेगा गिनती लिखी है किसी ने 1 2 3 4, लेकिन वो भिन्न को ऐसे ही लिखा करते थे। वे 1/2 के रूप में लिखते थे, जो कि वास्तव में आज हम जिस तरह से लिखते हमारी तरह ही थे, लेकिन बस थोड़ा सा ही अंतर था। हम बीच में लाइन लगाते हैं, वो लोग लाइन नहीं लगाया करते थे, ठीक है, उससे मिलता जुलता है। भिन्नों के साथ लिखने और काम करने के लिए यह विधि भारत में अगली कई शताब्दियों तक प्रयोग होती रही, बाद में भी चलती रही ये विधि हमारी। जैसे आर्यभट्ट 499 ईस्वी, ब्रह्मगुप्त 628 ईस्वी और श्रीधराचार्य लगभग 750 ईस्वी में, और महावीराचार्य लगभग 850 ईस्वी के साथ अन्य लोगों में भी सम्मिलित है। यानी उसके बाद भी वो इस्तेमाल करते रहे। 300 में, सन 300 में हमारे भारत में आई थी। और कौन लिखे थे? ये बख्शालू पांडुलिपि में थे। उसके बाद जो गणितज्ञ होते गए, आर्यभट्ट है, महावीराचार्य है, उन्होंने इसका इस्तेमाल रखा भिन्न का, और आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया 1/2। और अन्य भिन्नों में अंश और हर के बीच के रेखाखंड के बाद में मोरक्को के गणितज्ञ अल-हसर 12वीं शताब्दी ने लिखा, ठीक है। और अंश और भिन्न के बीच में जब लाइन आ गई, उसको कौन लेके आया? ये मोरक्को का गणितज्ञ अल-हसर। वो कब लेके आए? 12वीं शताब्दी में। अगली कुछ शताब्दियों में यह संकेत पद्धति यूरोप और पूरे विश्व में फैल गई। हमने 1/2 लिखा, 1/2 लिखा, और वहां से मोरक्को के जो गणितज्ञ थे अल-हसर, उन्होंने एक बीच में लाइन लगानी स्टार्ट करी 12वीं सदी में। ये याद नहीं करना, बस सिर्फ समझने के लिए आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये यूरोप और पूरे देश में फैल गई। भिन्न का उपयोग प्राचीन मिस्र और बेबीलोनियन सभ्यता जैसी अन्य संस्कृति में भी लिखा गया है। शायद आपकी हिस्ट्री में आ गया होगा, हमारे सिंधु घाटी की सभ्यता है, मिस्र के अंदर थी, और बेबीलोनिया ये मिडिल ईस्ट टाइप में थी। अन्य संस्कृतियों में भी लिया गया, किंतु वे मुख्य रूप से भिन्नात्मक
इकाइयों का ही उपयोग करते थे। भिन्नात्मक इकाई क्या होती है, जैसे जिसके ऊपर अंश में एक आता हो, नीचे कुछ भी आ जाए लेकिन वो इसी रूप में भिन्नात्मक इकाइयों का इस्तेमाल करते थे। अर्थात अंश एक वाली भिन्नें सामान्यतः भिन्नों को भिन्नात्मक इकाई के योग के रूप में व्यक्त किया जाता था, जिन्हें अब मिश्र भिन्न कहा जाता है। ठीक है, हम डिफरेंट यूज करने लगे, जैसे हम कैसे कर सकते हैं 3/4, 5/6, वो इस तरह इस्तेमाल नहीं करते थे, इसको बाद में मिश्र भिन्न कहा जाने लगा। और मिश्र भिन्न में जनरली क्या होता है 7/6, जिसको हम 1 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, संख्याओं को भिन्नात्मक इकाई के योग के रूप में लिखना, उदाहरणतः 19/24 को हम कैसे लिखेंगे, 1/2 जमा 1/6 जमा 1/8। आप इन सबको जोड़ोगे तो ये नीचे क्या आ जाएगा 19/24। तो उनको ऐसे लिखा जाता था। 19/24 ऐसे नहीं लिखा करते थे, वो जिसके ऊपर एक है, एक वाली जो भिन्नात्मक इकाई है उसको जोड़ के लिखा जाता था, उनको इस तरह लिखना नहीं आता था। ठीक है, लेकिन जैसे 19/24 को ऐसे लिखे, ये भी एक बहुत बड़ी कला है और ये सुंदर पहेलियों की ओर ले जाती है। हम आगे ऐसी पहेली पर विचार करेंगे। सामान्यतः विनय जहां आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं कि अंश एक हो, जैसे हमारी सामान्य भिन्न है जो ये वाली है, ये सामान्य भिन्न क्यों है, क्योंकि इसमें अंश एक नहीं है। को सर्वप्रथम भारत में अंक गणितज्ञ संक्रियाओं जैसे योग, घटाना, गुना और यहाँ तक कि भिन्नों के विभाजन के नियमों के साथ परिचित किया गया। ठीक है, योग और घटाना यानी जोड़ना और घटाना तो हमने सीख लिया है, गुना और जो भाग है वो हम शायद अगली क्लासों में करेंगे। शूल सूत्र नामक प्राचीन भारतीय ग्रंथ से पता चलता है कि वैदिक काल में ही भारतीयों ने भिन्नों के साथ संक्रियाओं के नियमों की खोज कर ली थी, कि वैदिक काल में ही जमा, घटा, गुना, भाग वो भिन्नों की सीख गए थे। भिन्नों के साथ काम करने की और उनकी गणना करने के सामान्य नियमों और एक कार्य प्रणाली को पहली बार औपचारिक और आधुनिक रूप में ब्रह्मगुप्त द्वारा संहिताबद्ध किया गया था। जैसे हम आज के दिन भिन्न लिखते हैं, वो किसने दिया था, ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है, ब्रह्मगुप्त विधि से ही हमने जोड़ना और घटाना सीखा है। ब्रह्मगुप्त की विधि ही है जिसका प्रयोग आज हम भिन्नों को हल करने और उनकी गणना करने करते हैं। उदाहरणतः ब्रह्मगुप्त ने निम्नलिखित तरीके से भिन्नों को जोड़ने, तरीका वही है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने जोड़ना सीखा है। ठीक है, भिन्नों से संबंधित भारतीय अवधारणाएं और विधियां अगली कुछ शताब्दियों में अरबों के माध्यम से यूरोप में पहुंची, यहाँ से अरब में गई और वहां से यूरोप में पहुंच गई और 17वीं शताब्दी तक यूरोप में उनका सामान्य उपयोग होने लगा, वो भी इस्तेमाल करने लगे और फिर दुनिया भर में फैल गई। ये उसका एक चुटकी इतिहास है। और अब हम करते हैं इसकी पहेली। पहेली क्या है, यदि कोई समान भिन्नात्मक इकाइयों का उपयोग करता है तो योगफल 1 को प्राप्त करने के लिए भिन्नात्मक इकाइयों को जोड़ना आसान है। यानी एक जैसी करे एक भिन्नात्मक इकाई कौन सी, जिसके ऊपर एक हो और एक जैसी है, जितना नीचे है उतना हमें जोड़ना है। जैसे 1/2 और 1/2 दो बारी जोड़ा, नीचे 2 है तो 2 बारी जोड़ा हमें 1 मिल जाएगा। नीचे 3 है तो 1/3 3 बारी जोड़ा तो भी हमें 1 मिल जाएगा। नीचे 4 है तो 1 2 3 4 बारी जोड़ा तो हमें 4 मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, जैसे ऊपर 1 और 1 किया 2 हो गए, 2/2, जैसे मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। जैसे 1/2 और 1/2 को आप जोड़ोगे, नीचे हर सेम है तो ऊपर क्या हो जाएगा 1/1/2, क्या हो जाएगा 2/2 और काट दिया और नीचे आ गया 1। ऐसे जब आप 1/3 जमा 1/3 जमा 1/3 करोगे तो क्या हो जाएगा 1 जमा 1 जमा 1/3 और ये हो जाएगा 3/3 जो बन जाएगा 1, ऊपर नीचे कट के। ठीक है, ये तो करना आसान है। क्या आप सभी विभिन्न भिन्नात्मक इकाई को जोड़कर एक प्राप्त करने का, वो कहते हैं अगर ये ना हो, यहाँ पे कुछ और संख्या हो, यहाँ कुछ और हो, यहाँ कुछ और हो, तब हमें एक कैसे मिलेगा। दो विभिन्न भिन्नात्मक इकाइयों को जोड़कर एक प्राप्त करना संभव नहीं है। इसका कारण यह है कि 1/2 सबसे बड़ी भिन्नात्मक इकाई है, यानी 1/2, यानी इसको हम बदल कर, यानी इसमें हमें एक, अगर हम भिन्नात्मक इकाई जिसके ऊपर अंश 1 है उसके नीचे अगर 2 हर है तो इसमें हम 1/2 के अलावा कोई और
जो डिफरेंट भिन्न है, जो अलग भिन्न है, नहीं ले सकते जिसका जोड़ हमें एक मिले। ठीक है, विभिन्न भिन्नात्मक, लेकिन हम बड़ी जैसे 1/3, 1/3, 1/3 को 3 बारी जोड़े तो इसमें हम दो भिन्नात्मक को बदल सकते हैं। जैसे मैं आपको समझाना चाहती हूँ, क्या बताना चाहते हैं, जैसे हमने 1/2 और 1/2 इसको हमने 1 ले लिया। अगर हम 1/2 जमा इसके नीचे कोई और नंबर लिख दे, और संख्या लिख दे, तो उसका जोड़ 1 नहीं आ सकता। यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7 आप कुछ भी लिख दो, उसका जोड़ 1 नहीं आएगा। ठीक है, वहीं पर अगर हम 2 से बड़ी हम लिखेंगे 1/3 जमा 1/3 जमा 1/3, इसका जोड़ 1 आए और ये सब अलग अलग हो, इसको हम कर सकते हैं। जैसे 1/3 को बदल के हमने मान लिया 1/2 रख दिया, तो एक और हम कुछ ऐसा रखेंगे नीचे जिसका जो जोड़ है वो 1 आ जाए। इसका मैं तरीका आपको बताऊंगी। याद रखना 1/2 में हम अलग अलग भिन्ने नहीं ले सकते। हाँ, 1/3 और उसके ऊपर वाली जोड़ में हम ले सकते हैं। क्या फिर हम 1-3 विभिन्न भिन्नात्मक इकाइयों को योग के रूप में लिखने का तरीका ढूंढने का प्रयत्न कर सकते हैं। क्या आप 3 भिन्नात्मक इकाइयों को ढूंढ सकते हैं जिनका योगफल 1 हो? ठीक है, इस समस्या का केवल एक ही हल है, 3 भिन्नात्मक संख्याओं को क्रमबद्ध। ठीक है, ये तरीका बता रखे कैसे करेंगे। जैसे इन्होंने ये हमें पहेली में दे रखा है, जैसे मैंने बताया। अब मैं आपको पिक्चर देख के बताती हूँ, उसको अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे 3 हमने 3 हिस्से कर लिए, ये भी 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3, हमने इसका 1/3 ले लिया। ठीक है, अगले वाले में हमने इसको बढ़ा के माना 1/2 ले लिया। ये अब हमने पूरा हिस्सा ले लिया 1/2। ठीक है, ये देखो, ये 1/2 हो गया, ये 1/3 हो गया, और पूरा का पूरा हमारा क्या था, 1 था। पता चल गया, ये पूरा 1 था, ये हमारा 1/2 है, ये हमारा 1/3 है। अब आपने गणित सीखा हुआ है, अब हम इसको कैसे निकालेंगे। अगर इस सारे में से हम ये जो हमारा शेडेड पार्ट है, जो छायांकित किया, इसको घटा देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, है ना। इसको अब ये हमें अलग अलग पता है, अगर हम इन दोनों को जोड़ लें, जोड़ते हैं पहले, तो 1/2 जमा 1/3 को जोड़ा, अलग अलग इसमें वो है भिन्न है, तो ऊपर नीचे इसमें हम 3 से गुना करेंगे, जोड़ने का तरीका सिखाया था ना, और इसमें हम 2 से करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3/5, 3/6 और 2/6। ठीक है, कितना हो गया, 5/6। इन दोनों का जोड़ हमें क्या मिल गया, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 और 1/2 की जगह हम लिख सकते हैं 5/6 जमा कुछ है जो हमें नहीं पता, बराबर है 1। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया जितना सारा शेडेड पार्ट है ये हमारा है 5/6। अब हमें ये निकालना, पूरे में से हम जो हमारा छायांकित पार्ट है, शेडेड पार्ट है, वो घटा देंगे। यहाँ 1 है, 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, इसको हम 6 बना सकते हैं, 1/6, 6 × 6 घटा 5/6, कितना हो जाएगा, 6/6 माइनस 5/6, 6 में से 5 गया, 1/6, ये हमारा ये पार्ट निकल गया 1/6। अब हम कह सकते हैं जो हमें नहीं पता हमारा क्या हिस्सा था, वो था 1/6। ठीक है, मैं अगला पेज कर रही हूँ। यानी हमने अपनी मर्जी से 1/3 लिया, दूसरा हमने 1/2 उसका बदल दिया, तीसरा हमने निकाला उसका पार्ट, तो वो हमारा 1/6 आ रहा है। टेस्टिंग के लिए हम इसको जोड़ के देख सकते हैं कितना होएगा। इस सब का लघुत्तम समापन तक 6 हो गया, 3 दूनी 6 जमा 2 3 6 जमा 1, तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 और 1 6/6, जो कट के बन गया 1। ठीक है, तो हम 3 में अलग अलग भिन्नात्मक इकाइयों को जोड़ सकते हैं जिनका योगफल 1 आए। ठीक है, ये चीज यहाँ पर बताई गई है, ये हमारी पहेली थी। ये तरीका है कि हम इसको कैसे ढूंढेंगे। ठीक है, और इसके एक आंसर नहीं है, इसके आंसर्स बहुत सारे हो सकते हैं। अब कोई भी, अगर मैं यहाँ पे 1/4 ले लेती, ये अलग उत्तर आता। ठीक है, ये अपनी मर्जी का है, पहेली आप कैसे भी इसको हल कर सकते हैं।
के लिए अलग अलग हम अलग अलग आंसर कर सकते हैं। ये सारे अलग अलग तरीकों से निकाल रखे। इन्होंने एक ये वाला निकाल के दिखाया है और एक इन्होंने ये वाला निकाल के दिखाया है। ठीक है, समझ आ गया ना 1/6 कैसे आया। अब हम करते, क्या आप 4 विभिन्न भिन्नात्मक इकाइयों को ढूंढ सकते हैं जिनका योगफल 1 हो। परिणामत इस समस्या के 6 हल हैं, यानी 6 उत्तर हो सकते हैं। क्या आप उनमें से कम 1 ढूंढ सकते हैं? बिल्कुल ढूंढेंगे। ठीक है, कैसे ढूंढेंगे? जैसे अगर हमें 4 को जोड़ना है तो पहले हम सबको 1/4 जमा 1/4 जमा 1/4 जमा 1/4 ले लेंगे। ठीक है, फिर इसमें से हम कुछ चेंज करेंगे। 4 को हमने क्या लिख दिया? 1/2 लिख दिया। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? हम 1/6 भी लिख सकते हैं ताकि हमें जोड़ना आसान हो जाए। फिर क्या है, हमें नहीं पता जिसका उत्तर 1 हो। पहले इनको हम जोड़ेंगे। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे? जैसे इसका अगर हम लघुत्तम ले तो हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 6 चौक 24 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 4 6 24, 2 पे 12 जमा में 1, 6 और 1 7, 12, 6 और 1 7 12 7 19/24। हमारा इसमें ऊपर भिन्नात्मक नहीं आएगा। इसका हम और बदल के देखते हैं। अगर हम यहाँ पर हमें इसको बढ़ाना है, इसको हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम 5 ले ले, इसको 6 में तो 1 नहीं आके दे रहा ना, उत्तर कुछ भी हो सकता है। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 20, 4 पंजे 20, 2 धाइयाँ 20 और 5 चौके 20। हाँ, इसमें बन जाएगा जमा क्वेश्चन मार्क बराबर है 1। हमें ऐसा चाहिए, ऐसा हमें जोड़ करना है जिससे 1 कम ऊपर हो। जैसे 20 है, इसको हमने जोड़ा तो ऊपर हो गया 19/20 जमा क्वेश्चन मार्क बराबर है 1। ताकि हम 1 में से घटाएंगे, ऊपर हमें 1 ही उत्तर में मिले। इसमें क्या हो रहा था? इसमें जो जोड़ आ रहा था हमारे पास 12 और 6, इसमें भी सेम ही आ रहा था। हाँ, ये भी कर सकते थे, वो भी कर सकते थे। कैसे? 12 और 6, नहीं, ये देखो ना, 12 और 6 18 और 1, ये 19/24 बनता जोड़, जिससे हम 1 नहीं निकाल पाते। तो हम अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने 1/6 के बजाय 1/5 ले लिया। अब इस जो हमें क्वेश्चन मार्क निकालना है, ये हमारा सारा छायांकित पार्ट हो गया। जैसे हमने 4 हिस्से लिए थे, ये हमारा था 1/4, फिर हमने ये 1/2 ले लिया, फिर हमने ये 1/5 ले लिया। इन तीनों को जोड़ा, हमें मिल गया 19/20। अब ये जो ये हिस्सा है, ये तो हमने निकाल दिया, ये हम निकाल रहे हैं। कैसे करेंगे? 1 में से 19/20 घटा देंगे। 20 से ऊपर नीचे गुना किया, 1 गुना 1 गुना, और माइनस 19/20। तो कितना हो जाएगा? 20 घटा 19/20। तो कितना हो गया? 1/20। तो जो हमारा था, जो बना था चौथा, वो बन गया 1/20। यानी हम 1/4 जमा 1/2 जमा 1/5 जमा 1/20 इनको जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। ये आप लोगों का होमवर्क भी है, इसको चेक करके देखना। ये देखो, ये 1/4 जमा 1/2 जमा 1/5 जमा 1/20, इसको आप चेक करके देखोगे, उसका उत्तर 1 हमारा आ जाना चाहिए। और मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हो। इसके साथ आपका ये पूरा का पूरा सारांश आ गया। ये पूरा का पूरा आपका खत्म हो गया चैप्टर भिन्न वाला। अब हम पहले मैं एक 5वीं की वीडियो बनाऊंगी, उसके बाद हम 8वां चैप्टर जो भी है आपका वो स्टार्ट करेंगे। तब तक ध्यान रखना, टेक केयर, कमेंट करते रहना, लाइक और शेयर। अच्छा, मेरी एक वीडियो नीचे हाइप लिखा आता है, आप उसको हाइप भी कर सकते हो। हाइप करना ऐसा ही है जैसे लाइक करना हो, ठीक है। बाकी ध्यान रखना, टेक केयर।